नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में। हम पढ़ रहे थे कृतिका भाग 1 में संकलित पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। हम पृष्ठ 23 पर पढ़ रहे थे, अंतिम अनुच्छेद रहता है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं पृष्ठ 23 का अंतिम अनुच्छेद और फिर उससे आगे। इनमें सबसे छोटी बहन, अभी अपनी बहनों के बारे में वो बता रही थी कि कौन सी बहन में क्या विशेषता है। अब छोटी बहन अचला की बात करती है कि हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। कम खिसकी मतलब कि जो सभी बहनें प्रायः लीक से हटकर चलने का काम करती रही थी, तो अचला ने क्या है, जैसा घर परिवार वाले चाहते हैं, माता पिता जो कह रहे हैं वह वही करती जा रही थी। इसलिए कहा कि कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। तो पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, यानी कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई बहुत अच्छी तरह से। जैसे रेणु ने कहा कि बीए करनी है, क्यों करनी है, तो उसने बस नाम के लिए पास होने लायक उसने पढ़ाई की, लेकिन अचला ने अच्छी तरह से पढ़ाई की। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, विवाह भी पिता की इच्छा से ही किया, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई, कि इस परंपरा को आगे नहीं निभा पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, और मंजुल और मेरी तरह, कि सबसे बड़ी बहन और लेखिका की तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही कि जब वो 30 की हो गई, उसके बाद लिखने का रोग लगा लिया। वह उसने भी लिखना शुरू कर दिया। एक बात हम में एक सी रही, क्या रही, कॉमन क्या रहा, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं, कि परिवार को टूटने नहीं दिया, एक बनाए रखा। शादी एक बार की तो उसे कायम रखा, जो प्राय आजकल देखने में आता है कि शादियां अधिक टूट जाती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, जिससे विवाह किया हमने निभाया, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं, कि मनमुटाव हुए, परेशानियां भी आई, लेकिन शादी को उन्होंने बचाए रखा। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कि जिससे विवाह हुआ है उससे नहीं बनी तो दूसरा विवाह कर ले उसे तलाक लेकर। तो ऐसा वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता था कि ऐसा करने से कुछ सिद्ध हो पाएगा, उनका उद्देश्य पूर्ण होगा। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। आप घर में भी रह रही हो लेकिन अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी रही हो, तो यह भी काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे, मैं किसके लिए आया है, लेखिका मृदुला गर्ग के लिए, एक छोटे से कस्बे जिसका नाम है डालमिया नगर, उसमें रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों न हों, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते, क्योंकि वहाँ पति पत्नी भी साथ में बैठकर फिल्म नहीं देखते थे। अलग अलग उनकी जगह होती थी कि एक तरफ पुरुष बैठते हैं, एक तरफ स्त्रियाँ बैठती थी। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी, और लेखिका दिल्ली की पढ़ी लिखी लड़की थी और कॉलेज भी वहीं से उसने किया था, वहाँ नौकरी करती थी। उस नौकरी को छोड़कर वो डालमिया नगर पहुँची थी। तो दिल्ली में माहौल ऐसा नहीं था, तो उसे बहुत अद्भुत लगा कि ऐसा कैसे है, अजीब लग रहा था। और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी, और वो तो नाटकों में एक्टिंग भी करती थी, और नाटक में तो हर तरह का पात्र जो है किरदार निभाना होता है। तो मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। तो उसे अजीब तो ज़रूर लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि इस जो उनके साथ वहाँ बर्ताव हो रहा है, अलग अलग बैठना, स्त्री पुरुषों में इतना भेद, वह चाहती थी कि सब दूर होना चाहिए। तो उसने उसके लिए प्रयास करते रहना जारी रखा, हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। वे विवाहित स्त्रियां जो अपने पति के साथ भी फिल्म देखने एक साथ नहीं बैठती हैं, उन्हें दूसरे पुरुषों के साथ नाटक करने के लिए मंच पर एक साथ लाने में वो कामयाब रही। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, लगभग 4 वर्ष तक उन्होंने काम किया। अकाल राहत कोष के लिए, जैसे अकाल पड़ता है तो राहत कोष बनाए जाते हैं कि किसी को डोनेट करना हो तो उसमें कोष में कर देते हैं, उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। जैसे हम चैरिटी करते हैं, तो अभिनय करके जो उन्हें पैसा मिला तो अकाल राहत कोष में उन्होंने दिया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई,
कि वहाँ से निकले हैं कि डालमिया नगर से अब वो कहीं और गए तो कर्नाटक पहुँचे। वहाँ तो डालमिया नगर से भी छोटा कस्बा था, बागलकोट। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, कि पढ़ने लायक उम्र उनकी हो गई थी। पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अब बच्चों की पढ़ने की उम्र है, स्कूल भेजना है, अब स्कूल नहीं मिल रहा है ढंग से। तो लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से, क्रिश्चियनिटी की मेजोरिटी है वहाँ, तो क्रिश्चियंस अधिक हैं, तो लोगों ने सुझाव दिया कि आप उनसे बात करो कैथोलिक बिशप से, तो शायद स्कूल खुलवाया जाए। तो मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे, कि उनके एरिया में एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए, जिसके लिए सीमेंट कारखाना भी मदद कर सकता है। पहले उन्होंने कहा क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे, कि क्रिश्चियंस के बच्चे यहाँ कम हैं तो हम स्कूल नहीं खोल सकते, उन्होंने ये कहा। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, अपना आग्रह जारी रखा कि कोई बात नहीं, बच्चे तो सभी बच्चों का अधिकार है पढ़ने का, अगर क्रिश्चियन नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ाई का हक तो उन्हें भी है। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 बरस तक चलता रहेगा, कि आप हमें अश्योर करें कि 100 बरस तक स्कूल चलेगा, हम स्कूल खोल देंगे। अब इतनी अश्योरिटी कौन दे सकता है? तो इस बात पर लेखिका कहती है, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल को छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। तो उन्होंने कहा कि समस्या आपकी है, आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, समस्या मेरी नहीं है। तो इस बात पर तनातनी हो गई और कैथोलिक बिशप ने स्कूल खोलने का आग्रह स्वीकार नहीं किया। अब वो कैसे खुलता है और उसमें क्या क्या होता है, इसका जिक्र करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।